Hello and welcome to our discussion on sampling designs. Now in last lecture when we met, we talked about non-probability sampling design. Today we'll advance our discussion onto probability sampling designs and complex random sampling designs. Now when we talk of complex random sampling design, it is not necessarily a different kind of design, sampling design. It is a part of probability sampling design. If we try to classify them, if we try to create a difference or classification to understand it better, we see that we have sampling design, in sampling design we have two types of designs. One is probability sampling design, the other one is non-probability sampling design. So in sampling design we have non-probability sampling design and probability sampling design. Non-probability sampling design and probability sampling design. Within probability sampling design we have two different types of sampling designs, being simple random sampling design and complex random sampling design. So one should not confuse that there are three types of designs. Basically there is the design could be either probability design or a non-probability design. कोई भी चीज या तो यस होगी या नो होगी. तो यहां पर वी हैव या तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन कैसी होगी, या तो प्रोबेबिलिटी डिजाइन होगी या नॉन प्रोबेबिलिटी डिजाइन होगी. नाउ इफ यू रिमेंबर आवर लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट प्रोबेबिलिटी डिजाइन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी डिजाइंस. इन दोनों का अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो आई जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी. हमने क्या किया था, वी हैड 5 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5. अब मुझे अगर कोई सर्वे करना है कि आपको ये कोर्स समझ में आ रहा है या नहीं, आप आगे जाकर के कौन सा मेजर माइनर लेने वाले हैं, तो मैं अगर इनसे पूछना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन में सबका क्या होगा, 20% चांस होगा. एवरीबडी गेट्स इक्वल चांस. जब ये पांचों जने यहां पर खड़े होंगे या ये पांचों जने घर पे होंगे तो इनको ऐसा डाउट नहीं होगा कि मेरे से ही पूछा जाएगा या मुझसे तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा. दे ऑल स्टैंड एन इक्वल चांस. सबको यही डर लग रहा है कि कहीं मेरे से ना पूछ ले, कहीं मेरे से ना पूछ ले. कई बार होता है क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर एक क्लास के अंदर, तो अब हम वहां पर देखें कि टीचर 60 जनों की क्लास में 60 से तो नहीं पूछता है, कुछ से ही पूछता है. अब जब वो क्लास एकदम नई होती है, बिल्कुल फर्स्ट डे होगा, तब क्या चांस रहता है कि उस टीचर को आइडिया नहीं है कि इनमें से कौन जना जवाब देगा, इनमें से किसको समझ में आ रहा है, इनमें से कौन जना हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है. तो एवरीबडी स्टैंड्स एन इक्वल चांस, किसी से भी पूछा जा सकता है. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन, एवरीबडी स्टैंड्स इक्वल चांस, किसी से भी पूछा जा सकता है. लेकिन जब 2 5 10 दिन हो जाते हैं, 2 5 10 क्लासेस हो जाती हैं, टीचर गेट्स अ फेयर बिट आइडिया कि कौन इसको सॉल्व कर रहा है और कौन इसको सॉल्व नहीं कर रहा है. तो जब भी टीचर को पूछना होता है समझ में आया क्या, तो स्टूडेंट्स को एक आइडिया होता है कि किससे पूछा जाएगा, किससे ज्यादा चांस है कि सर पूछेंगे कि समझ में आया क्या. उससे पूछेंगे जिसको कि बात ज्यादातर बातें समझ में नहीं आती. न्यूमेरिकल अगर कुछ कराया है और उसका कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कैलकुलेशन का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो किससे पूछा जाएगा, जनरली जहां से आंसर्स आते हैं. अभी भी 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन टीचर किसकी तरफ देखता है, किससे आंसर एक्सपेक्ट करता है, जहां से उसके पास जनरली आंसर आते हैं. इसका मतलब फर्स्ट डे सब स्टूडेंट्स का चांस क्या था, सैंपल के अंदर सेलेक्ट होने का. सैंपल मतलब मैं जस्ट चेक करना चाह रहा हूं आपको समझ में आया या नहीं, मैं किसी से भी पूछ सकता था. लेकिन जब थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है तो मेरे प्रोबेबिलिटीज चेंज हो गई हैं. हो सकता है, हमने लास्ट टाइम देखा था हमारी प्रोबेबिलिटीज शायद कुछ इस तरह की आ रही थी, 40% चांस है कि मैं इससे पूछूंगा, 0%, 20%, 20% एंड 20%. ये क्या हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी हो गई. वाई इज दिस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन, क्योंकि यहां पर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, सबके चांसेस अलग अलग है. नाउ इट इज नॉट अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, बट द आइडिया इज कि अगर सब जने, जितने जने बाहर हैं, उन सबका इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. और अगर उनके अनइक्वल चांसेस हैं,
दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन। जैसा कि हमने यहां देखा था, डेलिब्रेट, पर्पसिव, जजमेंटल, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में किसका ज्यादा चांस है सिलेक्ट होने का? जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे आसपास रहता है। जजमेंटल में किसका ज्यादा चांस है? जिसका मैं सोचता हूं कि इसको पता होगा, जिसका मैं सोचता हूं कि ये सही जवाब देगा। तो दिस वॉज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट लास्ट टाइम कि भाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन कौन सी है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन कौन सी है। नाउ टुडे विल एडवांस ऑन टू प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन में अगर हम देखें तो वी कैन हैव सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन, कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग डिजाइन। सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन इज कंप्लीटली रैंडम, कोई लॉजिक नहीं, जस्ट गो आउट एंड आस्क एनीवन। एक को 10 मिनट बाद पूछो, एक को 25 मिनट बाद पूछो, बस मैं तो खड़ा हूं, मॉल के अंदर खड़ा हूं, 10 मिनट बाद कोई आएगा उससे पूछ लेता हूं, फिर 20 मिनट तक किसी से नहीं पूछा, एक से पूछ लिया, फिर अगले से 2 मिनट बाद ही पूछ लिया, अगले से 17 मिनट सेंस पूछा, अगले से 3 घंटे बाद पूछा। कंप्लीटली रैंडम, कोई पैटर्न नहीं है कि मैं किन लोगों से पूछ रहा हूं। एट टाइम्स आई एम वेटिंग फॉर 10 मिनट्स बिटवीन टू रिस्पॉन्सेज, एट टाइम्स आई एम वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 आवर्स, कंप्लीटली रैंडम। हां, अब क्या होता है कि जब हम ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन करने जाते हैं, सिंपल रैंडम, रैंडम मतलब किसी से भी, कहीं से भी, किसी से भी पूछा जा सकता है और कोई पैटर्न नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रैंडमनेस इज देयर इज नो पैटर्न। इसका मतलब मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। अब जब मैं किसी से भी पूछ सकता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक बायस आने लग जाएगा। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर क्या हो जाता है कि मैं कंप्लीट रैंडमनेस रख नहीं सकता हूं। जैसा कि मेथड कह रहा है सिंपल रैंडम डिजाइन, मैं रैंडमनेस रख नहीं पाता हूं। मैं जब वहां जाता हूं, मेरे को कहा गया है कि 20 रिस्पॉन्सेज लेने हैं और 8 घंटे के अंदर लेने हैं, तो मैंने क्या किया, एक तो लिया 10 मिनट्स पे, फिर उसके 20 मिनट्स बाद एक और लिया, फिर उसके 2 मिनट्स बाद एक और लिया, और फिर 3 आवर्स के बाद एक और लिया। इसका मतलब ये टाइम कितना हो गया, 10 और 20, 3 आवर्स 32 मिनट्स के अंदर मैंने कितने लिए हैं, 4 रिस्पॉन्स लिए हैं। 8 घंटे में मेरे को 20 रिस्पॉन्स लेने हैं। अब कहीं ना कहीं क्या होगा, हो सकता है मैं थोड़ी देर और रैंडम रहने की कोशिश करूं। 3 आवर्स बाद लिया है, अगला 20 मिनट्स बाद ले लेता हूं मैं, अगला 15 मिनट्स बाद ले लेता हूं, अगला 40 मिनट्स बाद ले लेता हूं। अब क्या हुआ, 3 आवर्स एंड 32 मिनट्स, ये कितना हो गया, 4 आवर्स 32 मिनट्स, 4 आवर्स 47 मिनट्स, और रिस्पॉन्स कितने आए हैं, 7। नाउ इमेजिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि 8 घंटे में 20 रिस्पॉन्स लेने हैं, ऑलमोस्ट 5 आवर्स आर गॉन और मैंने अभी सिर्फ 7 रिस्पॉन्सेज लिए हैं। इसका मतलब बचे हुए 3 घंटे में मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा भाग भाग के रिस्पॉन्सेज लूं, 13 रिस्पॉन्सेज और लेने हैं। तो मैं कितना भी चाहूं, मेरे अंदर रैंडमनेस नहीं रहेगी। अब इन 3 घंटों में मैं एफर्ट लगाऊंगा कि फटाफट उनको लूं। तो यहां तो रैंडमनेस थी, 10 मिनट्स गैप, 20 मिनट्स गैप, फिर किसी से 2 ही मिनट बाद पूछ लिया, फिर 3 घंटे तक किसी से मैंने बात नहीं की, किसी से नहीं रिस्पॉन्स लिया, फिर 20 मिनट बाद लिया, 15 मिनट बाद किसी से रिस्पॉन्स ले लिया, फिर 40 मिनट्स वेट किया, कोई जना आया तो उससे रिस्पॉन्स ले लिया। दिस वॉज कंप्लीटली रैंडम। बट बीइंग ह्यूमन, जब वो टारगेट्स दिखते हैं, पैसा दिखता है, कितना कलेक्शन, डेटा कलेक्शन करना है वो दिखता है, कहीं ना कहीं फिर उस रैंडमनेस को हम थोड़ा सा साइड में करने लग जाते हैं, या उस रैंडमनेस में हमारा बायस आने लग जाता है। कैसे बायस आएगा, अब जब मेरे को पता पड़ा कि अगले 3 घंटे में मेरे को 13 और रिस्पॉन्सेज लेना है, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से की थी जर्नी, कि माई टारगेट इज 20 रिस्पॉन्सेज इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में 20 रिस्पॉन्सेज लेने हैं। 4 आवर 47 मिनट्स जा चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगले रिस्पॉन्सेज काफी जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करूंगा। 10 मिनट्स बाद ले लिया, 7 मिनट्स बाद ले लिया, 4 मिनट्स बाद ले लिया, 15 मिनट्स बाद ले लिया, 18 मिनट्स बाद ले लिया, 3 मिनट्स बाद ले लिया। ये कितना देर हो गई, 20, 35 एंड 22, 47 मोर मिनट्स, 47 एंड 47 लग जाएंगे, 34, 5 मिनट्स, 5 आवर्स 34 मिनट्स, 5 आवर्स, कितने रिस्पॉन्स ले चुका हूं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मैंने अचानक से 1 घंटे में क्या निकाल दिए, 6 रिस्पॉन्सेज निकाल दिए। अब मेरे को क्या समझ में आता है, अब तो ठीक है, 2 घंटे में 7 रिस्पॉन्स ही लेने हैं, तो अब मैं हो सकता है फिर से
काफ़ी देर तक रिस्पॉन्स नहीं लो। आइडिया इज कहीं ना कहीं जो मेरी रैंडमनेस है वो मेरे टारगेट्स के हिसाब से डिपेंड कर रही है। कभी तो मैं बहुत लूजली, बिल्कुल रैंडमली, बिल्कुल प्रॉपरली सिंपल रैंडम ले रहा हूं कि कोई भी पैटर्न नहीं है। कभी अचानक से क्या हो रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज 1 घंटे में ले डाल रहा हूं। ये बायस क्यों आ रहा है? बिकॉज सम टारगेट्स आर देयर इन माई हेड कि इतनी देर में इतने टारगेट कंप्लीट करने, इतनी देर में इतने लोगों से पूछना है। उसके कारण क्या हो रही है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रैंडम, सिंपल रैंडम डिजाइन, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस्ड हो रहा हूं। इस बायस को काउंटर करने के लिए, इस बायस से लड़ने के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक जो यूज की जाती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर, वो ये होती है कि रैंडम नंबर टेबल। आप अपनी स्टैटिस्टिक्स की बुक उठाइए या साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाइए, उसके अंदर एक बटन होता है रैंडम नंबर का। ऐसा एक कैलकुलेटर में बटन होगा। इस बटन का क्या काम है? कुछ नहीं है, आप इस बटन को दबाइए और इक्वल टू दबा दीजिए। और अगर थोड़ा सा पुराना है या इक्वल वाला नहीं है, कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप फंक्शन लिखते ही सॉल्यूशन आ जाता है, जैसे कि 4 अंडर रूट, तो 4 अंडर रूट लिखते ही 2 आ जाता है। कुछ के अंदर ऐसा होता है कि अंडर रूट 4 इज इक्वल टू लिखते हैं तब आंसर आता है। तो वो अब डिपेंड करता है, बट आइडिया इज कि जब आप रैंडम नंबर का ये बटन दबाएंगे तो वहां कैलकुलेटर में कुछ रैंडम नंबर आ जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। अब वो रैंडम नंबर क्या हो सकता है? अब हम क्या कर सकते हैं, इस रैंडम नंबर के अंदर मैं डिसाइड कर लेता हूं कि लेट दिस बी माय लास्ट डिजिट। इस डिजिट के हिसाब से मैं सैंपल सेलेक्ट करूंगा। पहला सैंपल सेलेक्ट करूंगा 9 मिनट बाद, जब मैं जाकर के मॉल में खड़ा हो गया हूं, 9 मिनट बाद जो भी जना आएगा उससे मैं बात कर लूंगा। फिर जब उससे बात हो जाएगी तो 6 मिनट बाद जब भी कोई जना आएगा मैं उससे बात कर लूंगा। फिर जब उससे बात हो जाएगी 2 मिनट बाद जब भी कोई जना आएगा मैं उससे बात कर लूंगा। 1 मिनट बाद जब भी कोई जना आएगा, इससे बात, थर्ड पर्सन से बात कर लेने के बाद 1 मिनट बाद जो भी आएगा। अब इससे क्या हो गया, रैंडमनेस आ गई। इसमें मेरा बायस नहीं आएगा। जो मेरे को दिख रहा था कि 1 घंटे में 20 लेने हैं, तो इनिशियली तो मैं आराम से स्लो रिस्पॉन्सेज ले रहा था। फिर अचानक जब मेरे को लगा कि अल्लाह 3 घंटे में 13 रिस्पॉन्सेज चाहिए, मैंने 1 घंटे में ही 7 रिस्पॉन्स खींच डाले। तो वैसा बायस नहीं आएगा। रैंडमनेस आ गई है, इट इज कंप्यूटर जनरेटेड रैंडमनेस, तो काफी रैंडम रहेगा ये। हाँ, अब इसमें आप अपना कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं। आपकी ट्रिक क्या हो सकती है कि मैं लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड करके फिर रैंडम नंबर लूंगा। तो 9 + 3, मॉल में जाके खड़े होने के 12 मिनट बाद मैं एक रिस्पॉन्स लूंगा। 2 + 6, इससे जब रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा उसके 8 मिनट बाद में मैं रिस्पॉन्स लूंगा। 8 + 2 10, जब इसका रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा उसके 10 मिनट बाद में मैं रिस्पॉन्स लूंगा। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज रैंडम नंबर जनरेटर जो कैलकुलेटर के अंदर होता है, या यही टेबल्स आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में, आप जो पीछे टेबल्स होती हैं, जहां लॉग टेबल्स होती हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल्स होती हैं, तो वो उन टेबल्स के अंदर जब आप देखेंगे तो एक रैंडम नंबर की भी टेबल होती है। उस टेबल को आप देखिए, उसके अंदर एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होती है, ऐसे खूब सारे नंबर्स होंगे, फिर इधर फिर खूब सारे नंबर, फिर खूब सारे नंबर्स। व्हाट यू कैन डू इज, आप रैंडमली उस पूरे पेज के ऊपर इस तरह से ये स्ट्रिंग्स चले जा रही है, खूब सारे नंबर हैं। मैं यहां से शुरू करता हूं अपनी कैलकुलेशन, रैंडमली कहीं से भी शुरू कर दी। हमेशा यहां से करेंगे तो फिर मेरी रिसर्च के अंदर हमेशा एक पैटर्न दिखने लग जाएगा। टुडे आई स्टार्ट माय रिसर्च फ्रॉम हियर, और फिर हर नंबर को मैं लेता जाता हूं और उससे कोई भी स्टोरी, 2 को ऐड कर लेंगे, 3 को ऐड कर लेंगे, जैसा भी आपका, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी क्वेरी है, कितने का गैप देना सही रहेगा बीच में, यू कैन ट्राई। तो सिंपल रैंडम क्या है कि आइडियली जाओ और रैंडमली पूछो बिना कोई प्रिजुडियस के, क्योंकि अगर प्रिजुडियस आ रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो जजमेंटल सैंपलिंग हो गई। अगर आप अपनी कन्वीनियंस से पूछ रहे हैं कि धूप चढ़ने वाली है, 10 बजे मैं आया हूं, 11, 11:30, 12 बजे तक सारे रिस्पॉन्स लेकर के निकल जाऊं, कन्वीनियंस सैंपलिंग हो गई। आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले डाले सैंपल। इन सब को अवॉइड करने के लिए रैंडम वुड भी, कहीं से भी किसी से भी पूछो, बट बीइंग ह्यूमन कहीं ना कहीं तो बायस आएगा ना कि मुझे लंच भी लेना है, तो ऐसा करता हूं, आधे रिस्पॉन्स लंच से पहले ले लेता हूं, आधे रिस्पॉन्स लंच के बाद। तो अब आपके दिमाग में एक टारगेट सेट हो गया है कि 20 में से 10 रिस्पॉन्स तो डेफिनेटली 2 बजे तक लेने ही लेने हैं। दिस इज हाउ बायस कैन क्रीप इनटू योर डिजाइन। अब इस बायस से हम डर क्यों रहे हैं, इस बायस को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आपके अंदर एक बायस आ गया, आपने जो
एनवायरनमेंट के अंदर रैंडमनेस है उसको कैटेगराइज कर दिया, आपने कहीं ना कहीं उसको एक सिस्टमेटिक पैटर्न दे दिया उस रैंडमनेस को। वो रैंडमनेस मुझ में भी होती है, वो रैंडमनेस दूसरों के बिहेवियर में भी होती है, वो रैंडमनेस एक कस्टमर के शॉप पर एंटर होने में भी होती है, वो रैंडमनेस एक कस्टमर शॉप पर कितना टाइम स्पेंड करेगा उसमें भी होती है। तो एवरीवेयर देयर इज रैंडमनेस। कितनी लीव्स गिरेंगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 10% लीव्स आज गिरेंगी हर ट्री की, किसी की 10% गिरेगी, किसी की 12% गिरेगी, किसी से 400 लीव्स गिरेंगी, किसी से 300 लीव्स गिरेंगी। देयर इज रैंडमनेस एवरीवेयर। गाड़ी के स्टेशन पे आने का अगर हम पैटर्न देखें तो ऐसा नहीं है कि वो डॉट 10 बजे आ जाती है, वो कभी 1 मिनट पहले आती है, कभी 1 मिनट बाद में आती है, कभी 30 सेकंड पहले आती है, कभी 12 सेकंड बाद में आती है। देयर इज रैंडमनेस। सो वो रैंडमनेस बनी रहे मेरे रिस्पॉन्सेस में भी। यहां तो रैंडमनेस नहीं है ना, मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या किया, 11 साढ़े 11 तक सब रिस्पॉन्सेस इकट्ठे कर लिए। नाउ हमारे को पता पड़ता है कि 11 साढ़े 11 तक एक्चुअली जो कमाने वाले लोग हैं वो नहीं आते मार्केट के अंदर, क्योंकि जो भी कमाने वाला इंसान है, नौकरी करता है, सैलरीड है, एम्प्लॉयड है, वो तो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अपनी सर्विसेज कहीं पर दे रहा है। लेकिन अभी जो आते हैं वो क्या आते हैं, स्टूडेंट टाइप के बच्चे आ जाते हैं कि जा रहे थे, मम्मी ने कहा कि ये लेते हुए आना या मेरे को पहले ये पकड़ा देना। तो 11 साढ़े 11 बजे आपको जो मार्केट में मिल रहा है वो जनरली बाय एंड लार्ज जो कमाने वाला है वो नहीं मिल रहा है, रादर कोई दूसरा मिल रहा है। लेडीज जा सकती हैं, दे आर नॉट अर्निंग, बच्चे जा सकते हैं, दे आर नॉट अर्निंग। इसका मतलब आपने जो सैंपल लिया उसमें एक ही तरह के लोग आए जो अर्न नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे को उनका तो ओपिनियन मिला ही नहीं जो लोग अर्न करते हैं। जबकि अगर मैंने रैंडम रखा होता तो कुछ से सुबह मिलता, कुछ से दिन को मिलता, कुछ से शाम को मिलता। उस केस में हो सकता है कोई ना कोई रैंडम अर्निंग वाले भी मिलते, कुछ स्टूडेंट्स भी मिलते, कुछ हाउस होल्ड लेडीज भी मिलती, वुमेन वर्किंग वुमेन भी मिलती, हो सकता है कुछ हाउस वाइफ्स भी मिलती, हर तरह के लोग मिलते, क्योंकि मैंने अपना स्कैटर पूरे दिन पे कर दिया था। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस रैंडमनेस हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडम। अब सिंपल रैंडम में क्यों इसको प्रोबेबिलिटी डिजाइन करें कि हर एक का चांस है। जब मैंने अपना सारा डेटा 10 से 12 के बीच में ही कलेक्ट कर दिया, सुबह 10 बजे मैं गया, 11:30 12 बजे तक मैं डेटा लेके आ गया। जो आदमी नौकरी पे गया हुआ है, जो 9 से 6 की नौकरी करता है, मैंने उसको तो कट कर दिया, उससे तो रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कर दी या नहीं कर दी। जो बच्चे मॉल में इस टाइम घूमने आ जाते हैं, तफरी करने आ जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी मैंने बढ़ा दी। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने किसी को ज्यादा प्रोबेबिलिटी दे दी, किसी को कम दे दी। ऐसा ही तो यहां हो रहा था। ये नहीं करना है। वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन। एवरीबडी शुड स्टैंड अ फेयर चांस। और आइडियली तो मैं 10 से 6 की भी सर्वे नहीं करूं, मैं सर्वे करूं सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक का। जितनी देर मॉल ओपन है, किसी भी टाइम किसी भी जने के आने का एक पैटर्न हो सकता है, टाइम हो सकता है, मैं हर तरह के लोगों को देखूंगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन। क्या आप रैंडमली किसी से भी पूछें, अगर आपसे वो रैंडमनेस नहीं रह पा रही है, बायस आ रहा है, जैसा हमने अभी देखा था कि बीइंग ह्यूमन मेरे को तो दिखने लगता है अगर आज के 20 डेटा लेने थे, मैंने तो अभी तक 20 लिए नहीं, मेरे तो अभी तक 7-8 ही हुए। फिर मैं लास्ट घंटे में क्या करता हूं, 12 जनों को खींच डालता हूं, फटाफट पूछता हूं। पहली बात, वो 20 में से 12 जने कहां आ गए, एक चंक में से आ गए। वो टाइम ऐसा हो सकता है कि स्कूल के छूटने का या कॉलेज के छूटने का टाइम हो तो सकता है कि हमारे रिस्पॉन्स के अंदर ज्यादातर बच्चे कौन से आ गए, स्कूल्स वाले आ गए, जो कि गलत बात है। हमारे पास सबका डेटा आना चाहिए था। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन। हाँ, अगर हमारा ह्यूमन एरर आ रहा है, ह्यूमन एलिमेंट आ रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज रैंडम नंबर जनरेटर कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं, रैंडम नंबर की टेबल्स यूज कर सकते हैं, जिससे मैं गाइड ले लूंगा। अब मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं कि कितनी देर बाद किसी से पूछना है। दिस टेबल इज टेलिंग। एंड द ब्यूटी ऑफ रैंडमनेस इज, रैंडम टेबल या रैंडम नंबर या रैंडमनेस इज कि अगर आपका सर्वे 10 दिन का चलना है, डेली के 20 लेने हैं, तो हो सकता है किसी दिन आप 16 रिस्पॉन्स ले, लेकिन किसी दिन आप 24 भी लोगे, क्योंकि ये रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। किसी दिन हो सकता है ये बहुत देर बाद आपको रिस्पॉन्स लेने का कहेंगे 16 मिनट्स बाद लेना, 17 मिनट्स बाद लेना। फिर कहीं जाकर के रैंडम नंबर्स ऐसे आ जाएंगे जो आपको कहेंगे 2 मिनट बाद लेना, 3 मिनट बाद लेना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रैंडमनेस कि अगर 10 दिन में 200 रिस्पॉन्स होने चाहिए थे, तो किसी दिन 16, किसी दिन 24, हो सकता है किसी दिन 8 हो। लेकिन अल्टीमेटली जब आप 10 दिन का डेटा कलेक्ट कर लोगे तो वो ऑलमोस्ट 200 पर पहुंच जाएगा। सपोज 200 नहीं पहुंचा और वो 180 डेटा ही कलेक्ट हो पाया, नो इश्यूज।
लेकिन ये जो 180 का आया है, ये इतना वर्दी, इतना अच्छा डेटा है कि 200 से आप जो बिना इसके, बिना रैंडम टेबल के आप खुद अगर 200 जनों का डेटा लेते तो वो हो सकता है बायस्ड होता। आप क्या कर रहे थे, 10 से 12 के बीच में सारा डेटा कलेक्ट कर रहे थे, तो एक ही तरह के लोग आ रहे थे आपके पास। अब भले मेरे पास थोड़ा कम रिस्पॉन्स आया है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे तरह के लोगों का आया है। किसी का सुबह 8:30 बजे आया है, किसी का शाम को 6:30-7 बजे आया है। सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास। तो इंस्पाइट ऑफ दिस डेटा बीइंग स्मॉलर, हो सकता है स्मॉल हो, जरूरी नहीं है कि इसमें हमारा नुकसान ही होगा और हम 200 की जगह 180 ले पाएंगे। हो सकता है मैं 220 रिस्पॉन्सेज ले लूं, बट द आइडिया इज कि ये जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, दीज विल बी फार मोर साउंड, फार मोर सुपीरियर देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन, या मैं जो रैंडम डिजाइन बनाने की कोशिश करता हूं, मैं जो सिंपल रैंडमनेस लाने की कोशिश करता हूं, उसमें थोड़ा सा बायस आ जाता है ड्यू टू ह्यूमन एलिमेंट। हमारे टारगेट्स, हमारी थकान, हमारा लंच का टाइमिंग, किसी न किसी कारण से वो रैंडमनेस हट जाती है और एक बायस आ जाता है। तो यू कैन डेफिनेटली मेक यूज ऑफ दीज रैंडम नंबर्स और कैलकुलेटर। सो दिस वाज सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन। हाँ, अब अगर हम बिल्कुल ही प्योरली सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन करने पर चले जाएं, तो उसके अंदर एक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि सबका रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं हुआ, कुछ चीज मुझसे चूक गई। मतलब मैंने अपना पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है, पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है, उसको कंसिडर नहीं किया। मैं तो सिंपली गया और किसी से भी पूछता चला गया। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीआई पेमेंट्स करते हैं क्या? अब इसमें अगर मैं रैंडम सैंपलिंग लगा देता हूं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तो हो सकता है कि मैं हाईवे पे चलते हुए एक मजदूर से भी पूछूंगा, गांव में खड़े हुए एक मजदूर से भी पूछूंगा, एक प्याऊ वाले से भी पूछूंगा, एक ट्रक वाले से भी पूछूंगा, एक बस वाले से भी पूछूंगा, एक स्टूडेंट से भी पूछूंगा। अब यस, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुली रैंडम सैंपल, लेकिन हम यूपीआई पेमेंट का उन लोगों से पूछ रहे हैं जो डिजिटल ट्रांजेक्शन ही नहीं करते हैं, जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, उनसे हम डेटा ले रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च क्वेरी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन के अंदर प्योर सबका रिप्रेजेंटेशन ना आए या थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंटेशन आ जाए। इन सच केसेस हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं एंड वी मूव टू कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग डिजाइन। आइडिया वही रहेगा, लेकिन उनमें थोड़ा सा हम एक लॉजिक भी डाल देंगे, तो वो बन जाएंगे हमारी कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग डिजाइन। नाउ बिफोर वी सम अप आवर टुडेज डिस्कशन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन के अंदर हमारे पास क्या है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन एंड कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग डिजाइन। सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन है कि हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम बाहर जाएंगे, किसी से भी डेटा कलेक्ट कर लेंगे। यस, इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेरीज। मैं रिसर्च कर रहा हूं कि कोरोना की दवाई सही रहेगी या नहीं रहेगी, ये कॉम्पोजिशन सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये केमिकल सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उसके अंदर अगर मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन करता हूं तो इट डजंट मेक सेंस। क्या आप किसी से भी जाकर के पूछ रहे हैं? ये तो कौन बता पाएगा जिसको केमिकल्स की नॉलेज है, जिसको दवाइयों की नॉलेज है। सो आइडिया इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन हर जगह भी एप्लीकेबल नहीं है, उस केस में जजमेंटल ज्यादा लॉजिकल रहेगी, बट बहुत सारी जगहों पे हमारे को सिंपल रैंडम सैंपलिंग डिजाइन भी सूटेबल लगती है। एंड अनलेस योर क्वेरी इज सो स्पेसिफिक कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का जवाब चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों का जवाब चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, you can always go with simple random sampling design. Next time when we meet, we'll talk about complex random sampling designs. इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो हो सकता है हमारे को थोड़ा सा कंपैरिजन भी समझ में आए कि what was difference between simple random and why are certain designs being called complex random sampling designs. So this was it for our today's lecture. Until we meet next time, thanks for watching. Bye bye. Take care.